वेलकम मेरे बच्चों अपने YouTube चैनल हिंदी बोधशिला पे। मेरे बच्चों, आज आरओ के परिप्रेक्ष्य में वर्तनी के आखिरी क्लास है। वैसे अगर देखा जाए तो व्याकरण नेति न इति, इसका कोई अंत नहीं, जितने विस्तार करते जाओगे उतना होता चला जाएगा। लेकिन जो अपने मतलब का कितनी चीजें हैं जो परीक्षा उपयोगी हैं, उसको मद्देनजर हम लोग अभी तक 3 या 4 वीडियो देखे हैं। और आज वर्तनी स्पेलिंग्स मिस्टेक न हो उसके लिए आज हम आखिरी क्लास आपको दे रहे हैं वर्तनी की शुद्धता के आधार पर। जैसे मान लो कि हम आपके सामने कुछ शब्द दे रहे हैं। सपोज हमने यहां पर लिखा अंतरपुर, ठीक है, या अंतर स्राव। ये दोनों सही है या गलत है? ये शब्द सही है या गलत है? इनके साथ हमने यहां पर लिख दिया अंतःपुर और यहां पर लिख दिया हमने अंतःस्राव। दोनों में कौन सही है कौन गलत है? अब इसकी जानकारी हमको कैसे हो कि इसमें ये सही है कि ये सही है, ये सही है कि ये सही है? अब इसकी जानकारी के लिए एक छोटा सा सिद्धांत है, और वो सिद्धांत क्या है वो मैं आपको दे रहा हूं। क्या कह रहा है कि अगर अंतर और पुरः यानी पुनर, अंत और पुनर के बाद क, प या श आए, ये उपसर्ग हैं। ये क्या है? उपसर्ग, याद रखिएगा। यदि इस दो उपसर्ग के बाद कौन कौन से? अंतर और पुनर, अंतर और पुनर, ये दो उपसर्ग के बाद यदि क, प या श आता है तो ये जो र है ये विसर्ग बन जाएगा। ये र क्या बन जाएगा? विसर्ग बन जाएगा। अब हम इसको कह सकते हैं, इसका नियम क्या बना सकते हैं? हम यहां पर इसको, इसका नाम दे सकते हैं। इसका नाम क्या क्या हो सकता है? र का विसर्ग में, र का विसर्ग में परिवर्तन, र का विसर्ग में परिवर्तन। कैसे परिवर्तन होता है ये देखिए कि यदि अंतर और पुनर के बाद क, प या श का योग होगा तो ये जो र है ये विसर्ग बन जाएगा। उस सिद्धांत से अगर यहां देखा जाएगा तो यहां क्या हो गया? अंतःपुर, यहां अंतरपुर हमने किया था, जिसका शब्द अगर देखोगे तो क्या हो जाएगा? अंतर प्लस पुर। और ये अंतर स्राव हैं, इनको अगर देखोगे तो क्या हो जाएंगे? ये अंतर प्लस स्राव। अब इस सिद्धांत से इनको आप देखिए, विसर्ग र के बाद, यहां देखिए र है, यहां भी र है, र के बाद क प स आएगा तो र विसर्ग बन जाएगा। तो अब यहां पर प आ गया, यहां पर ये वाला स आ गया। तो इस सिद्धांत के मुताबिक ये क्या हो जाएंगे? विसर्ग बन जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे? ये भी विसर्ग बन जाएंगे। परिणाम क्या होगा कि ये श्रीमान जी अंतःपुर हो जाएंगे, ठीक है, और ये
अंतर स्राव हो जाएंगे, इनके अंदर विसर्ग लग जाएगा, दोनों के में विसर्ग आ जाएगा। क्यों विसर्ग आ रहा है? क्योंकि र के बाद अगर क प या श मिलेगा, ये उपसर्ग है। अंतर और पुनर ये उपसर्ग है। अंतर और पुनर उपसर्ग में लगा हुआ र यदि क प या दंत स से योग करेगा तो वह र उपसर्ग का र विसर्ग बन जाएगा। ये सिद्धांत है। इस सिद्धांत से अब हम ये कह सकते हैं कि ये सही है कि ये सही है। ध्यान से देखिए तो हम इसको सही कह लेंगे। इसी तरह से इनके तमाम उदाहरण हैं जो मैं आपको दे रहा हूं। जैसे मान लो कि अंतःक्रिया, ये देखिए अंतर प्लस क्रिया, तो क्या हो जाएंगे? अंतः क्रिया, ये अंतः क्रिया हो जाएंगे। ठीक है, ये अंतर क्रिया नहीं हो पाएंगे, अंतः क्रिया हो जाएंगे। इसी तरह से अंतर कथा, अंतर प्लस कथा क्या हो जाएगा? ये अंतः कथा। ठीक मित्रों, तो अब हम इस सिद्धांत से ये निकाल सकते हैं कि कौन सा शब्द हमारा सही है और कौन सा शब्द हमारा गलत है। तो चलिए अंतर को देख लिया, अब थोड़ा सा पुनर को देख लिया जाए। पुनर में जैसे मान लो कि हमने आपको यहां लिखा पुनर्प्रसारण, ये क्या हो जाएगा? पुनः प्रसारण। ठीक है, पुनः प्राप्ति यानी पुनर्प्राप्ति, पुनर्प्राप्ति, ये क्या हो जाएगा? पुनः प्राप्ति। ठीक है दोस्तों, पुनः प्रेक्षण यहां लिख देते हैं। पुनर्प्रेक्षण, ये क्या हो जाएगा? पुनः प्रेक्षण। ठीक मित्रों, तो अब इस स्थिति से हमें अंदाजा लगा सकते हैं कि कहां पर र होगा और कहां पर विसर्ग होगा। ठीक है, उसका नियम क्या है कि यदि उपसर्ग पुनर और अंतर है, ध्यान दीजिएगा, यदि उपसर्ग पुनर और अंतर है और पुनर और अंतर का र यदि क प या स से मिलेगा तो वह र विसर्ग में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है ना। अब जैसे हमने यहां लिखा पुनर्क्रिया, तो हम पुनर्क्रिया ऐसे नहीं लिख सकते, क्योंकि पुनर है तो र जो है वो क के कारण विसर्ग बन जाएगा, तो यह पुनः क्रिया हो जाएगी, ये पुनर्क्रिया नहीं रह पाएगी। उसी तरह से पुनर्प्रसारण, ये गलत हो जाएगा। ये गलत क्यों हो जाएगा? क्योंकि मूल उपसर्ग क्या है? पुनर, तो र जो है वो विसर्ग बन जाएगा और ये र यहां से समाप्त होकर के विसर्ग बन करके पुनः प्रसारण होगा, पुनर्प्रसारण नहीं होगा। और ये अधिकतर पूछता है मेरे बच्चों, इसलिए ध्यान दीजिएगा कि र का विसर्ग में कैसे परिवर्तन हुआ। यदि दो उपसर्ग हैं पुनर और अंतर, इनका र अगर किसी क प स से मिलेगा तो वह र विसर्ग बन जाएगा।
और उस विसर्ग का परिणाम आपके सामने है। देखिए यहाँ अंतर स्राव नहीं होगा, अंतः स्राव होगा। कारण कि यहाँ अंतर में र जो लगाइए, ये र स से मिल रहा है, अतः र क्या बन जाएगा, विसर्ग बन जाएगा और र समाप्त हो जाएगा। अतः ये सही है, ये सही है, ये गलत हैं। ठीक है, तो एक तो आप इसको ध्यान दे दीजिएगा। अब आते हैं दूसरा, आपको दे रहे हैं कि स का आगमन कैसे होता है। शब्द के वर्तनी में स किस तरह से हमारे आगमन में आ जाता है और वह हमारे वर्तनी को कैसे प्रभावित करता है। ठीक है मित्रों, तो इसमें हम स का आगमन ये भी हमारे वर्तनी को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। ये हमारी वर्तनी को बहुत ज्यादा, जैसे मान लो कि हम कुछ शब्द लिख रहे हैं, जैसे हमने यहां पर लिख दिया संस्कृत, ठीक है। अब यहां पर लिख दिया हमने संस्कृत, जबकि मूल शब्द क्या है, समकृत। अब मूल शब्द क्या है, समकृत। अब यहां देखिए एक ही स है और यहां पर दो स हो गए, कैसे हुए, क्या वर्तनी सही है या गलत है? क्योंकि अगर आपको ये समकृत करके देगा तो आप कभी भी अगर सिद्धांत नहीं जान रहे हैं तो संस्कृत नहीं लिख सकते, कुछ और लिख सकते हैं लेकिन संस्कृत नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि आपको पता नहीं है कि किन परिस्थितियों में दंत स का आगमन हो जाता है। जैसे कल वाली क्लास में हमने च का आगमन दिखाया था। चागमन, मूल स्वर के बाद अगर छ आता है तो छ से पहले हम च जोड़ देते हैं, च आदेश हो जाता है। जैसे आ प्लस छादन क्या हो गया था, आच्छादन। वी प्लस छेद, विच्छेद, च की वृद्धि हुई थी, च आदेश हुआ था, इसी को कहते हैं च का आगमन। उसी तरह से अगर हमको स के आगमन की जानकारी नहीं होगी तो हम अपनी वर्तनी कभी भी परिमार्जित या विशुद्ध नहीं कर पाएंगे। तो कैसे इनका सिद्धांत बनता है आप इनको देख लीजिए। यह कह रहा है कि यदि उपसर्ग सम उपसर्ग के बाद कर्ता, कृति, कृत, करण, कर्ता, करण, कृत और कार, ये याद रखिएगा, कर्ता, कृत, कृति, कृत, करण और कार। यदि ये शब्द आते हैं किसके बाद, सम के बाद, यदि सम उपसर्ग के बाद कर्ता, कृति, कृत, करण और कार शब्द आते हैं तो संधि करने पर स का आगमन हो जाएगा, इनमें स का आगमन हो जाएगा। ठीक है ना, ध्यान क्या देना है आपको, उपसर्ग कौन सा हो, सम। ये देखिए उपसर्ग है, ये उपसर्ग है, उपसर्ग सम अगर कर्ता, कृति, कृत, करण या कार इन पदों से योग करेगा तो बीच में दंत स का आगमन हो जाएगा। जैसे हमने यहां पर देखा था समकृत, अब देखिए म
सम है, अपने जगह उपसर्ग है, मां आ गया, क से मिलेगा तो इसमें स का आगमन अपने आप हो जाएगा। ये क्या बन गया? संस्कृत। संस्कृत। इसको मिटा करके फिर से लिख दे रहे हैं, देखिए आप इसको। जैसे हमने यहां लिखा सम और आगे लिखा कृति। अब देखिए यहां पर क्या कर रहा है, सम के बाद कृति आएगा तो स का आगमन हो जाएगा। अब इनके बीच में स का आगमन हो जाएगा, ये क्या हो जाएंगे? संस्कृति। ठीक है। इसी तरह से समकर्ता। समकर्ता क्या हो जाएगा यहां? संस्कर्ता। ठीक है। समकृत। समकृत क्या हो जाएगा? ये संस्कृत। समकार। समकार क्या हो जाएगा? संस्कार। समकरण क्या हो जाएगा यहां? करण क्या हो जाएगा? संस्करण। ठीक है। देखिए यहां कृति, कर्ता, कृतकार और करण, ये चारों हैं। चारों का, अरे पांचों है, पांचों का उदाहरण आपके सामने आ गया। तो अब यहां पर ध्यान दीजिएगा कि अगर समकर्ता कर दिया और इसका विच्छेद आपसे पूछ देगा, समकर्ता का विच्छेद पूछेगा, और अगर आपको इस चीज की जानकारी नहीं है कि सम उपसर्ग अगर कर्ता से मिलेगा तो बीच में दंत स का आगमन होता है, अगर ये जानकारी नहीं रहेगी तो आप अपनी वर्तनी कभी शुद्ध नहीं कर पाएंगे। ठीक मित्रों, तो एक तो आप इसको भी ध्यान में रख लीजिएगा। अब जैसे मान लो संस्कृति, संस्कृति का हम आपको 4 विकल्प दे रहे हैं। संस प्लस कृति, सम प्लस कृति, स प्लस कृति, सन प्लस स्कृति और सम कृति। अब इसमें से इसका सही विच्छेद कौन सा है, ये पूछ सकते हैं आपसे कि संस्कृति का सही विच्छेद बताइए। तो अब आप इसमें ढूंढेंगे कि यार ये तो यार संस है, तो हम यहां पर संस क्यों न कर दें, संस कर दिए, आकृति हो गया, तो आप इस पर टिक लगा दोगे। अब आपको ये पता नहीं है कि संस्कृति में आया हुआ ये वाला स आगत है, ये मूल शब्द में नहीं है, आगत है, संधि करने पर ये लगता है। किन कंडीशनों में? कि यदि सम उपसर्ग कर्ता, कृत, कृत और करण और कार से मिलेगा तो बीच में उसमें दंत स का आगमन हो जाएगा। अगर ये जानकारी आपके पास है तो आपका कोई भी वर्तनी अशुद्ध नहीं होगी और आप सीधे समकृति इस पर टिक लगा देंगे, इनको हटा देंगे, सबको हटा देंगे, क्योंकि आपको पता है कि सम उपसर्ग अगर क से कृत से मिलेगा, कर्ता से मिलेगा, कृत से मिलेगा, करण से मिलेगा तो दंत स का आगमन हो जाता है। ठीक बच्चों,
ये है, आपको उतारना हो तो आप इसको उतार सकते हैं। ये देखिए इसका ट्रिक है, ये ट्रिक है, आप इस ट्रिक को उतार ले। सम प्लस कर्ता कृति कृत करण और कार बराबर, यहां देख ले, बराबर स का आगमन। आपको उतारना हो तो आप उतार सकते हो। स का आगमन है ये। सम उपसर्ग अगर कर्ता कृत कृत करण और कार से मिलेगा तो स का आगमन हो जाता है। और वही स का आगमन यहां पर आप देख सकते हैं। म का कृति से मिला, संस्कृति हो गया, स का आगमन हुआ। समकर्ता से संस्कर्ता बना, यहां देखिए इस स का आगमन हुआ। समकृति से संस्कृति बनी, संस्कृत बना, यहां पर इस स का आगमन हुआ। समकार से संस्कार बना, यहां पर इस स का आगमन हुआ। असमकरण से संस्करण बना, यहां पर इस स का आगमन हुआ। ठीक बच्चों, आप उतार लिए होंगे आशा करता हूं। अब आगे चलते हैं, एक और आपको दे देते हैं। उसमें है मूर्धन्य स का आगमन। वो भी स का ही आगमन है, इसमें हम कह सकते हैं स का आगमन। कहां पर? वर्तनी में। हमारी वर्तनी में स का आगमन, स का आगमन। ये स का आगमन कैसे हुआ? जैसे मान लो कि हमने यहां पर लिखा परिष्कार, और यहां पर लिखा मैंने परिष्कार, ठीक है। या हमने यहां लिखा परिष्कृत, यहां हमने लिखा परिष्कृत। अब ये दोनों में सही कौन है? ये दोनों में सही कौन है? अब इसकी सही जानकारी के लिए हमको क्या चाहिए? सिद्धांत चाहिए। कौन सा सिद्धांत है ये? ये सिद्धांत कह रहा है कि यदि परि उपसर्ग के बाद, परि उपसर्ग के बाद कर्ता कृत कृति कार या करण आएगा, तो यदि परि उपसर्ग के बाद कर्ता कृति कार और करण आएगा तो मूर्धन्य स का आगमन होगा। ठीक है मित्रों, ये आपका ट्रिक है, इसे आप ध्यान दीजिएगा कि परि उपसर्ग, ये उपसर्ग है। परि उपसर्ग के बाद यदि कर्ता कृत कृति कार और करण आएगा तो मूर्धन्य स का आगमन होगा, और यदि सम उपसर्ग के बाद कर्ता कृत कृति कार और करण आएगा तो दंत स का, जो अभी मैं पढ़ाया हूं, सम प्लस कर्ता कृति कार करण बराबर दंत स का आगमन, परि प्लस कर्ता कृति कृति कार और करण तो मूर्धन्य स का आगमन, ये हो जाता है। अब इस सिद्धांत को अगर हम जान गए, अब हम यहां देख सकते हैं कि परि उपसर्ग के बाद यदि कर्ता आ रहा है या कार आ रहा है तो उसमें दंत स नहीं मूर्धन्य स का आगमन होगा, अतः ये सही है। उसी तरह से परिकृत है यहां, तो परि के बाद अगर कृत प्रत्यय अरे आ रहा है पद, तो यहां पर भी दंत स अरे तालव्य स नहीं होगा, बल्कि
यहां पर मूर्धन्य श का आगमन होगा। ठीक मित्रों, इसके अन्य उदाहरण भी आप देख लीजिए। जैसे हमने यहां लिखा परिष्कृत, परिष्कार, परिष्कर्ता, परिष्करण, परिष्कृत, अब देखिए मित्रों, परि उपसर्ग आपको हर जगह दिख रहा होगा। ये परि उपसर्ग है और इसके बाद आपको कृत दिखा, तो पर के बाद अगर कृत आएगा तो मूर्धन्य श का आगमन होगा। सो यहां पर है। पर के पास कार आया तो यहां पर देखिए मूर्धन्य श का आगमन हुआ। पर के बाद कर्ता आया, यहां मूर्धन्य श का आगमन हुआ। पर के बाद करण आया तो यहां मूर्धन्य श का आगमन हुआ। और यहां पर के बाद कृत आया तो ये भी मूर्धन्य श का आगमन हुआ। अब अगर हमको ये जानकारी है तो हम इसमें से चाहे परिष्कृत हो, चाहे परिष्कृत हो, चाहे परिष्कृत हो, अब इनमें हम अंदाजा लगा लेंगे कि हमारी वर्तनी कहां जा रही है। अगर ये ज्ञान है कि पर के बाद कृतकार, कृति और करण आता है तो किसका आगमन होगा? मूर्धन्य श का आगमन होगा। और अगर सम के बाद यही चीजें आ रही हैं तो किसका आगमन होगा? दंत स का आगमन होगा। जैसे संस्कार में आप देखें, सम के बाद कार आया तो दंत स का आगमन हुआ। पर के बाद कृत आया तो पर के बाद कृत आ रहा तो मूर्धन्य स का आगमन होगा, परिष्कृत हो जाएगा। अगर स्वर के बाद छ आ रहा है तो च का आगमन होगा। ये चीजें मेरे मित्रों हमने आपको डिटेल में दिया है। इन सिद्धांतों को अगर आप अपने गौर में रखेंगे तो आपकी वर्तनी में बहुत कुछ सुधर जाएगा, वर्तनी शुद्धि हो जाएगी। वाक्य शुद्धि के लिए इससे पिछले, हम बीमार होने से पहले वाक्य शुद्धि के लिए हमने आपको कहाँ लिंग के परिवर्तन का प्रभाव होता है, कहाँ वचन के परिवर्तन का प्रभाव होता है, वाक्य में जो अन्वय है, कर्ता, कर्म, करण, क्रिया, ये सब किस सीक्वेंस में रखे जाएंगे, कहाँ कहाँ रखे जाएंगे, कारकों का प्रयोग कैसे कैसे वाक्य में होता है। तो ये सारी चीजें बीमार होने से पहले वाले सारे वीडियो में हमने वाक्य शोधन करा दिया है। ये आपके वर्तनी शुद्धि यानी स्पेलिंग मिस्टेक को हमने समझा दिया है। इसमें 4-5 संधियां बड़ी उपयोगी हैं। तो संबंधी सारे नियम हैं। च का आगमन है, श का आगमन है, श का आगमन है, र का क्रियाएं हैं, र कहाँ विसर्ग बन जाएगा, र कहाँ रेफ बन जाएगा। ये सारी चीजें वर्तनी से संबंधित आपको हमने क्लियर किया। अब अगर इसके बाद आप लोगों को कोई भी दिक्कत आए तो कमेंट बॉक्स आपकी प्रॉपर्टी है। जैसे आप लोग कमेंट्स करते हैं वैसे कीजिए। हालांकि एक बात मैं बता दूं, मैं जितना आशा करके बैठता हूं कि आप लोगों के कमेंट्स इस मात्रा में आएंगे, या तो आरओ के परीक्षा नज़दीक होने के कारण या जिस भी कारण से इधर आप लोगों के कमेंट्स बहुत कम हो गए हैं। तो थोड़ा कमेंट्स अपना बढ़ाइए और मित्रों इसको शेयर करना ना भूलें प्लीज़। इसका शेयर करते रहे ताकि इसका विस्तार भी होता रहे। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पर हम समाप्त करते हैं बच्चों। आशा करते हैं कि मेरे द्वारा किया गया शिक्षण आपके समझ में आया होगा, और जैसा भी आप फील करते हो प्लीज़ उसको कमेंट्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।